मैम स्क्रीन सब थ्योरी है ना? हाँ थ्योरी ना? हाँ थ्योरी है बेटा। स्क्रीन ओके। सबको विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है। सो आज का टॉपिक है ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओवरलोडिंग का मतलब होता है आपका कि एक नाम और उसमें जो आप फंक्शन कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है, नाम तो एक है उस फंक्शन का, बट जो आप उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं वो अलग अलग है। अभी मैं बताऊंगी उसको कैसे। So overloading are of two types. One is function overloading and other one is operator overloading. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का तो मतलब वही है जो हम फंक्शन बनाते हैं उनके सेम नाम आपने दे दिए। बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? ऑपरेटर मीन्स कोई आपका जैसे प्लस माइनस ये सब क्या है? दीज आर द ऑपरेटर्स। मल्टीप्लाई, तो वो होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Function overloading is a feature of object-oriented programming where two or more functions can have the same name but different parameters. In function overloading, function name should be the same and the argument should be different. क्या मतलब हुआ? अगर मैंने कोई एक फंक्शन बनाया add नाम का, add फंक्शन, अब उसमें हम सपोज यहाँ मैंने बनाया एक add नाम का फंक्शन, ठीक है, और इसमें मैंने दिया int a। यहाँ हमने बनाया ऐड नाम का फंक्शन, यहाँ हमने दे दिया int a int b। अब देखिए ये क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी द सेम। तो ऐड सेम है, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन सेम है, और जो पैरामीटर है, पैरामीटर पास क्या होते हैं? जो आप फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को, उन पैरामीटर्स को, मैम लिख रही है उन आर्ग्यूमेंट्स को जो आप पास कर रहे हो। यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है पहले फंक्शन में और दूसरे फंक्शन में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पास किए हैं। तो इज दैट क्लियर मीनिंग ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग? यस मैम। ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी द सेम बट द पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क्स। देखिए कैसे काम करता है आपका ओवरलोडिंग। आर्गुमेंट को इन्हें पैरामीटर भी बोलते हैं। यस यस बेटा। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई डाउट है बेटा? पूछना कुछ? ओके, सो एग्जैक्ट मैच का मतलब है फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। मतलब जो आप फंक्शन नेम दिया है, जो उसके पैरामीटर हैं, वो एग्जैक्ट मैच होने चाहिए आपके डिराइव्ड क्लास में। जो भी आप कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। इफ अ नॉट एग्जैक्ट मैच इज फाउंड, अगर सपोज कोई मैंने पैरामीटर पास किया है इंटीजर नाम का, ठीक है, और नाम है ऐड, ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन बनाया हमने ऐड नाम का और उसमें मैंने पैरामीटर पास किया कैरेक्टर टाइप। तो पहले वाले उसमें फंक्शन का नाम तो सेम है बट आपके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं? उसको सेम वो नहीं मिल पा रहा है जो वैल्यू आपने देनी है। एक में कैरेक्टर एक में इंटीजर है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमें प्रमोट करना पड़ता है, प्रमोशन के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं उसको वो पहले वाली जो डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं ना, उनको वो क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर मैंने इंटीजर टाइप किया है तो वो कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट कर देगा। अभी समझेंगे आगे। If no match found, C++ tries to find a match through the standard conversion, otherwise it gives you an error. How function overloading is achieved? When we have multiple functions with the same name but different parameters, then they are said to be overloaded. अभी जो हमने किया, यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम है sum, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास किए num1 and num2।
फंक्शन नेम सेम है सम, बट यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर पास किए। यहाँ पे फंक्शन नेम सेम है बट पैरामीटर तो दो हैं, बट इनके जो टाइप हैं, एक इंटीजर एक डबल है, वो अलग है। यहाँ पे दोनों इंटीजर थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से आप फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। ठीक है मैम पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर बेटा जो आप वैल्यूज पास करना चाहते हैं ना, जो आप देते हैं ना, मैम, एंटर जो इसके- करवाते मैम, हैं। हाँ हाँ के लिए जो मैम इंट होगा मैम सेम होगा सबके। नहीं, इसका जैसे मतलब कि है मैंने कि मैम इंट जैसे इंट नम के लिए मैंने मैम वैल्यू 5 रख दी है, हाँ तो वो तीनों में मैम सब में 1 नहीं 5 लेगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो चीज है ना कि फंक्शन नेम सेम होगा हमेशा। फंक्शन ओवरलोडिंग होगा ही तब, कब होगा, जब आपका फंक्शन नेम सेम होगा बट जो उसके अंदर के पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होंगे। अब इसका मतलब आपको लग रहा है तो यहाँ मतलब पे तो देखो पैरामीटर डिफरेंस होने चाहिए और फंक्शन नेम वैसे सेम हो सकता है। सेम होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, बट हो तो इसमें भी 2 पैरामीटर पास रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर, दोनों इंटीजर हो रहे हैं और यहाँ पे एक इंटीजर और एक डबल हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो गए ना पैरामीटर्स। और यहाँ पे अगर 2 हो रहे हैं तो यहाँ 3 हो रहे हैं, तो ये आपके डिफरेंट होने चाहिए बट फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, यस और नो? यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम। अच्छा, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है is a compile time polymorphism in which the operator is overloaded to provide the special meaning to the। अच्छा, अब देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा फंक्शन ओवरलोडिंग, अब हम कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर का मतलब जो भी मैंने बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अगर मैंने किया प्लस, तो हमारा कंपाइलर जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है प्लस का मतलब 2 चीज़ों को ऐड करना या 2 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना। ठीक है, प्लस का मतलब तो वही होता है कि 2 चीज़ों को ऐड अप कर देना। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्लस की डेफिनेशन कुछ और देना चाहते हो, तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। फंक्शन की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, अब जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम सिर्फ इनको ओवरलोड नहीं कर सकते, इन ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिखा ये 2 टाइम्स कोलन, तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो जाता है। अगर मैंने यहाँ डॉट किया तो ये आपका क्या हो जाता है, मेंबर सिलेक्टर, मतलब जो आप कॉल करते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को। अगर मैं पॉइंटर वाला करती हूँ तो वो उसे एज ए पॉइंटर ट्रीट करेगा। टर्नरी ऑपरेटर ये आपका कंडीशन के लिए यूज होता है। तो इन ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड में यूज नहीं कर सकते। बाकी जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। कैरेक्टर कह रही हूँ, सॉरी, ये ऑपरेटर्स। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब इंटीजर है, वॉइड है, कैसा है। क्लास नेम, जो भी आपकी क्लास नेम होगी। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे ऑपरेटर कीवर्ड है। ऑपरेटर इज द कीवर्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ओपी का मतलब है कि आपने प्लस देना है, माइनस देना है, क्या देना है। और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, अगर कोई उसमें पैरामीटर आप पास कर रहे हैं। और फिर ये क्या है आपका, जो भी आपको अपने फंक्शन में फंक्शनैलिटी करवानी है। तो देखो यहाँ लिखा है वेयर द रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। ठीक है, कि वो इंटीजर टाइप आप रिटर्न कर रहे हो या वॉइड टाइप रिटर्न हो रही है वैल्यू। और क्लास नेम इज द नेम ऑफ द क्लास। ऑपरेटर ओपी इज एन ऑपरेटर फंक्शन वेयर ओपी इज द ऑपरेटर बीइंग ओवरलोडेड एंड द ऑपरेटर इज द कीवर्ड। ये आपका रिजर्व वर्ड है, ये हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है। और ओपी की जगह पे कोई आपको प्लस माइनस डिग्री ये वाला ऑपरेटर डालना है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैम पॉलीमॉर्फिज्म वाला बता दीजिए मैम। बेटा पॉलीमॉर्फिज्म अभी पढ़ेंगे, अभी मैम मैंने पढ़ाया अटेंडेंस नहीं लग है। गई है। अरे भाई, आते अटेंडेंस की क्यों आफत आ जाती है आप लोगों को, क्लास तो कर लो। सो अब जो आपके ऑपरेटर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज यूनरी ऑपरेटर एंड अदर वन इज बाइनरी ऑपरेटर।
सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ऑपरेटर्स? कौन बताएगा यूनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता हम है? यूनरी में सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। यस, यस, बाइनरी में मल्टीपल होते हैं। यस, यस। बाइनरी मीन्स टू, ठीक है। तो यूनरी में आपका एक ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड मतलब जो भी आप ए बी सी डी आप देते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर मीन्स कि अगर मेरे को दो ऑपरेंड्स को ऐड करवाना है, माइनस करवाना है, डिवाइड करना है, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर। Now, unary operator, a operator which contain only one operand is called unary operator overloading. Syntax होता है इसका return type, किस टाइप का है वो? ऑपरेटर एंड ओपी। ओपी क्या हो गया आपका? जो भी आपको ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, प्लस को करना है, किसको करना है, एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन। Now, what is binary operator overloading? A operator which contain two operand is called binary operator overloading. इसका सिंटेक्स है इसमें वही रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, ओपी, और यहाँ आ गया आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट मतलब पैरामीटर्स क्या पास कर रहे हैं आप उसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ किस तरह से, वर्ड में लिख के समझा देती हूँ पहले, फिर उसको ना वो भेजना आसान हो जाता है। वर्ड में समझा दूँ ना, क्योंकि उसमें ना फिर आप लोगों को मैं भेज नहीं पाती फाइल। मैम ये एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक बार वर्ड पैड मैम दोनों सेम ही है। क्या चीज? मैम वर्डपैड वर्ड अलग पैड होता और है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों सेम है। बेटा नहीं, अलग वर्ड, अलग होते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है ना प्रोडक्ट, आपका एमएस। और मैम ये वर्ड पैड किसका? वर्ड पैड आपका तो बाय डिफॉल्ट ही आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो। ये तो बाय डिफॉल्ट ही आता है ना वर्ड वगैरह आपका। ओ सॉरी, वर्ड पैड, नॉट जी मैम, ऑफिस। ये विंडो के साथ आता है। हाँ, अच्छा देख लेना बेटा, जिस जो कौन से कंपाइलर पे काम कर रहे हो तो मैम ये अकॉर्डिंगली टर्बो पे देख लेना। सिर्फ डॉट एच लगता है ना, बाकी पे तो सिर्फ बिना हाँ डॉट एच। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि अपना अकॉर्डिंगली देख लेना। अच्छा मैम इसमें तो मैम सी प्लस प्लस में फंक्शन तो होता नहीं, इसमें तो मैम मेथड ही होता है ना। फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं बच्चे। हाँ यस मैम वो पता है। तो मैम जैसे फिर ये फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे मैम टॉपिक आ रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, मतलब मेथड ही रहेगा या फंक्शन रहेगा? फंक्शन बोलते हैं जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हम पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन रहेगा वो मैम मेथड ही ना। मेथड ही रहेगा, मेथड ही रहेगा। मैम ये जो वर्ड वैल्यू करके मैम लिख रही है मैम, ये भी मेथड ही हुआ ना। हाँ, अभी समझाती हूँ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं।
अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैम हैश के बाद स्पेस होगी? किसके पास? इंक्लूड में जो ऊपर वाला है इसके बाद स्पेस चल जाती है, मतलब एरर आता है वैसे तो। बेटा ये तो मैं वर्ड में बना रही हूँ ना, इसलिए। हाँ, अब देखिए कि पहला वाला देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो हमने फंक्शंस बनाए हैं। एक आपका कैरेक्टर जो है पॉइंटर टाइप ले रहा है वैल्यू, और एक आपका इंटीजर टाइप है। ठीक है, एक पॉइंटर टाइप है और एक इंटीजर टाइप है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम वैल्यू कोई भी देते हैं, अब यहाँ पे नेम ऑफ द फंक्शन सेम है आपका, वैल्यू वैल्यू, बट जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। ये कैरेक्टर जो है ये आपका किस तरह का है, पॉइंटर टाइप है, और ये आपका इंटीजर टाइप है। तो आपकी जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट होगा, मतलब पैरामीटर आर्ग्यूमेंट आपके डिफरेंट हो गए। क्लियर है इतना? अब जब हम यहाँ पे कॉल होता है वैल्यू फंक्शन, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक आती है कि इसको वो जो STA है वो कैरेक्टर के पास जाएगा या इसके पास जाएगा। ठीक है, वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, क्योंकि ये तो कैरेक्टर के पास नहीं, कैसे जाएगा, वो तो पॉइंटर टाइप है। और यहाँ पे हमने पॉइंटर टाइप के लिए कोई एड्रेस तो हमने पास नहीं किया। मैं ST मतलब क्या हुआ? मैं कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल, ये रहा ना ST कोई कैरेक्टर टाइप है जिसमें हमने A वैल्यू दी है। तो पॉइंटर का तो हमेशा नाता किससे होता है, आपका एड्रेस से होता है ना। तो यहाँ मैंने कहीं एड्रेस तो नहीं पास किया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन का नाम तो सेम है, बट अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि जो A है वो कहाँ जाएगा, कैरेक्टर के पास जाएगा, इंट के पास जाएगा। तो मैम इंटी के पास जाएगा। तो यहाँ पे जब इस तरह की, इसे हम कहते हैं एम्बिग्विटी प्रॉब्लम, कि जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अब वो पर्टिकुलर, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे अभी एग्जैक्ट मैच नहीं है, अभी जो हमने एक स्लाइड में पढ़ा था ना, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, या तो यहाँ पे होना चाहिए था सिंपल कैर। तो ये जो ST है इसको एग्जैक्ट मैच मिल जाता है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, जब कॉल होगा तो ये वाला आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला। मैम ये फंक्शन डिक्लेयर भी तो करना, वो क्या कहते हैं, बेटा ये तो मैं सिंपल डिफाइन भी ऐसे तो करना बता पड़ेगा रही ना फिर। हूँ, तो जरूरी हाँ, तो ये रहे ना मेरे, ये रहे फंक्शन जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं, ये रहे। ये तो मैम पॉइंटर के लिए ना, लो हटा दिया, अब मेरा एग्जैक्ट मैच हो गया, नहीं हो गया? यस मैम वही बोल रहा था मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट मैच, कि जब आपके पॉइंटर सॉरी आपके कंपाइलर को कंफ्यूजन कोई नहीं रहती, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली वो उसको मैच मिल जाता है। कि यहाँ पे उसने देखा कि आपके ये वाला जब फंक्शन रन होता है आपका, तो इसने देखा यहाँ इंट m है, बट जो यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है वो आपकी कैरेक्टर टाइप हो रही है, तो वो यहाँ नहीं गया। इस केस में जब हम यहाँ पे वो वैल्यू देखता है कैरेक्टर टाइप है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी उसको। तो इसका मतलब है ये जो है आपका कैरेक्टर टाइप, उसको एग्जैक्ट मैच मिल गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और जब कंफ्यूजन हो जाती है कि वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है, जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो कहाँ जानी है, किसके पास होल्ड होनी है, जब इस तरह की कंडीशन आती है ना, जो अभी कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे हमने पॉइंटर टाइप बनाया था, इंटीजर टाइप, बट उसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा था, तो उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। तो जब फिर वो क्या करता है, कंपाइलर फिर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करता है। पर
चेंज का मतलब है कि वो ऐसा नहीं था कि जो पॉइंटर टाइप था उसको कैरेक्टर टाइप में ही वो करेगा, वो अपनी कोई वैल्यू डाल के वो आपको आउटपुट देगा। अपनी कोई डालने का मतलब क्या हुआ? अपनी वैल्यू जब आप रन करते हो तो आपके अकॉर्डिंग जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ भी आपको कोई वैल्यू दूसरी मिलती है, अभी आपने नोट किया हो, तो ये वो कॉन्सेप्ट मैम होता रिटर्न की है। वजह से नहीं 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 नहीं, आउटपुट क्या होगा? देखिए ना। अच्छा अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ एक और प्रोग्राम, फिर आपको बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कोई दिया फंक्शन void, और यहाँ हमने दे दिया unsigned int। ये हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सी में सब आपने पढ़ा होगा ना, फंक्शन प्रोटोटाइप वगैरह। यस मैम। बेटा 2 मिनट वेट करोगे जरा, मैं थोड़ा सा लैपटॉप शिफ्ट कर रही हूँ अपना, ठीक है? 2 मिनट के लिए। ओके मैम। कैसे डाल देना 32, ठीक है? क्या ये 32 मैच है किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन प्रोटोटाइप से? यहाँ है अनसाइंड इंट, यहाँ है अनसाइंड इंट, और ये है फ्लोट, बट जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं हम 32। तो 32 आपकी क्या है? इंटीजर टाइप है। यहाँ पे किसी का एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा उसको, ठीक है?
अगर मैं यहाँ पे लिख देती 32 पॉइंट, सॉरी पहले मैं ऐसे बताती हूँ। तो अब यहाँ पे मैम उसको ये अनसाइंड का मतलब क्या हुआ? बेटा ये आपका डेटा टाइप में पढ़ा था ना हमने, अनसाइंड इंटीजर। तो अब यहाँ पे हमने पास की इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है, बट उसको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पा रहा। तो अब उसमें क्या करेगा कि ये जो 32 है वो यहाँ पे वो फ्लोट में जाके स्टोर होगा, बट फ्लोट में स्टोर का मतलब है कि वो जब आपको आउटपुट देगा वो एज अ डबल ट्रीट करेगा, मतलब फ्लोट को वो कन्वर्ट किस में कर देगा, डबल में कन्वर्ट कर देगा। वो अपने अकॉर्डिंग देखता है कि मेरे आस पास में कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उस चीज को। तो 32 को वो फ्लोट में तो कन्वर्ट करेगा, बट प्रॉपर फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो डबल में कन्वर्ट करेगा उसको डेटा टाइप में। अगर हाँ यहाँ पे मैं देती 32.6, तो वो तो देखो यहाँ पे फ्लोट है, ये 32.6 है, दोनों का मैच हो गया। तो इसका मतलब है जो वैल्यू पास होगी, जो रन होगा आपका प्रोग्राम, जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इसके लिए मिलेगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट वैल्यू वो मिली है, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है और फ्लोट टाइप ही हम वैल्यू को पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अभी मैंने कहा कि 32.6 देती, तो जो फ्लोट में जाके जो वैल्यू स्टोर होती वो 32 होती, बट अब ये फ्लोट टाइप डेटा टाइप नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता टाइप डबल में। तो वो अपने देखता है कि अपने कि मेरा जो टाइप है वो किसके क्लोजेस्ट हो सकता है वो। तो इसको हम कहते हैं, जो जब एग्जैक्ट मैच नहीं मिला, जब वो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि वो वैल्यू कहाँ पे जाके पास करे, तब उसको हम कहते हैं एम्बिगस प्रॉब्लम, एम्बिगस एरर, ठीक है। और जब एग्जैक्ट मैच मिल जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके सिलेबस में था कि एम्बिगस क्या होता है, तो एम्बिगस यही होता है कि जब आपके कंपाइलर को एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पाता, तो उस टाइम पे वो आपको किस टाइप का एरर देता है, एम्बिग्विटी एरर देता है, या फिर कहते हैं एम्बिगस एरर देता है, ठीक है। यस और नो? मैम ये रिपीट कर दीजिए। ये फिर से रिपीट कर दे। यस अच्छा मैम। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम बट द सिग्नेचर आर डिफरेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैंने ये देखो, ये देख रहे हैं आप, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू, और इसमें जो मैंने पैरामीटर पास किया है कैर किया है। यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है, फंक्शन का नाम इधर भी सेम है, जबकि आपने पढ़ा होगा सी में कि हम कभी भी आप अगर फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन के नाम कभी भी सेम नहीं रख सकते। आप नॉर्मल भी देख सकते हो, आप अगर कोई वो बनाइए आपने कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो सेम नाम के वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, अलग ही करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका इसमें है कि सी प्लस प्लस के पास एक फीचर है, वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पर उससे पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है कि डेफिनेशन कहती है फंक्शन ओवरलोडिंग की कि फंक्शन का नाम तो सेम होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू क्या है, नाम है किसके, फंक्शन के, बट इनके आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट मतलब जो आप वैल्यू जिसमें पास कर रहे हो, ये आपकी कैरेक्टर टाइप वैल्यू पास हो रही है और यहाँ पे आपकी इंटीजर टाइप वैल्यू पास हो रही है, तो इनके सिग्नेचर तो डिफरेंट हो गए बट वो सेम हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर इतना? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि एम्बिगस वाली प्रॉब्लम जो अभी मैं बता रही थी, एम्बिगस एरर क्या होता है। देखिए एम्बिगस एरर होता है, एम्बिगस एरर होता है आपका कि जब कंपाइलर, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल करता है, तो कंपाइल टाइम होता है, आप मान के चलिए जब आप अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे कंपाइल होता रहता है आपका प्रोग्राम। आपने देखा होगा जब आप
देखते हो तो वो बताता रहता है कि यहाँ पे नीचे लाइन आ जाती है कि ये एरर है कि वो एरर है, दैट इज योर कंपाइल एरर। ठीक है, तो जब आप वैल्यू जो पास करें, यहाँ आपने जैसे कैरेक्टर और इंटीजर दिया, ठीक है, पर आप जब वैल्यू को एंटर करते, जब आप इनमें इनको कोई वैल्यू पास करते हैं, वो आप ना तो कैरेक्टर पास कर रहे हो ना इंटीजर कर रहे हो, आप कोई फ्लोट टाइप वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, तो अब कंपाइलर कंफ्यूज है, यहाँ तो आपने कैरेक्टर और इंटीजर दिया, बट जब आपने कीबोर्ड से जो इनपुट की है वैल्यू वो फ्लोट टाइप है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई, कंपाइलर कंफ्यूज कि वो कहाँ जाए, कैरेक्टर पे जाए इंटीजर पे जाए। ठीक है, तो जब कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस प्रॉब्लम और एम्बिगुअस एरर। ठीक है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि when जब हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करते समय कंफ्यूज हो जाता है तो उसको यस, एम्बिगस एरर कह सकते हाँ, इसमें एरर भी आता है, एम्बिगस एरर भी आते हैं। ठीक है, हैं। Yes, ma'am. रिपीट करना प्लीज ये वाला। अरे भाई कौन नहीं नहीं, रिपीट करेगा? आपका समझ आ गया, ये लड़के ने जो बोला था वो समझ नहीं आया। बताओ बेटा। मेरे कहने का मतलब कि जब हम कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करवाते हैं तो जो भी एरर आता है तो यानी कंपाइलर उसमें कंफ्यूज होता है तो एरर होता है, उस एरर को हम कंफ्यूजन, एक सेकेंड यहीं पे मैं रोकती हूँ। कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट तो कोई देगा, बट अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं अकॉर्डिंग देगा हमारे वो अकॉर्डिंग रिजल्ट। नहीं देगा मैम, हाँ, तो उसको तो वहां एम्बिगस पे एरर नीचे कह सकते लिखा होगा कि आपका डिजायर आउटपुट नहीं एम्बिगस देगा, एरर है, एम्बिगस लिखा होगा ये प्रॉपर। हैं। Yes, ma'am. डिजायर आउटपुट नहीं रहेगा। एक्सेप्शन बता हाँ देगा वो भाई। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक, एक्सेप्ट। यस। ओके, एक्सेप्शन, ओके, ठीक है, अब उसके बाद हम थैंक यू। अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मैम एम्बिगस एरर का एक और नाम क्या बोली थी? एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा ना, एम्बिग्विटी, आपके उसमें शायद एम्बिग्विटी लिखा होगा, बट सेम वही है। एम्बिगस का इंग्लिश का मतलब भी यही होता है इस वर्ड का, कि एक ही चीज के कई सारे मतलब बन सकते हैं, एक ही चीज के कई सारे मतलब बन सकते हैं, उसको हम कहते हैं एम्बिगस। तो वही चीज इसमें हो गई है आपकी। ठीक है, चलो मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है।
होने वाले दाने थे ना वो स्लिप आते होंगे अब देखिए सेम वही चीज है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में देखो हमने क्या किया, एक हमने अब ऊपर हमने फंक्शन को ओवरलोड किया, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। तो इमेजिनरी फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं अगर मैंने किया 4 + 2i, यहाँ मैंने किया 3 + 4i, तो ये क्या होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है कि जो आयोटा आयोटा वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे और जो विदाउट आयोटा है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हेलो तो ये आपका रियल पार्ट हो गया 4। यस हेलो 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 मैम। यस, मैम मेरा नाम सिमरनप्रीत सिंह है। हैप्पी मैम बर्थडे मैं बेटा। क्लास नहीं ले पाऊंगा तो मैम आप अटेंडेंस लगा दोगे? हाँ, पार्टी कहाँ दे रहे हो, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। मैं भी हैप्पी बर्थडे भाई। मैंने मैम हमको हैप्पी भी बर्थडे बोलिए। भाई, हैप्पी बर्थडे। टू यू। यस इमो ठीक है, तो मैं फिर आपकी फिर अटेंडेंस अभी प्रॉपर कर ही देती हूँ। Polymorphism means having many forms. In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. A real life example, देखिए polymorphism क्या होता है। Poly means many, बहुत सारे, और morph means, morphism means form. फॉर्म का मतलब क्या, फॉर्म का मतलब हो गया तरीका। ठीक है, कई सारे तरीके। सपोज अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, एक कोई मैन है, कोई आदमी है, ठीक है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। वो आदमी अगर घर पे है तो वो फादर है, ऑफिस में जाता है तो एम्प्लॉय है, एक हस्बैंड भी है। ठीक है, तो ये हर जगह आदमी तो एक है पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही चीज के कई सारे फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मतलब तरीके। ठीक है, अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स क्या होते हैं। कंपाइल, दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम और एक होता है आपका रन टाइम। कंपाइल टाइम में आपके कौन सी दो चीज़ें आती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये आपके कंपाइल टाइम के एग्जाम्पल हैं। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, आप बताएंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। एंड देयर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। अंडर कंपाइल टाइम टू फंक्शंस comes under compile time, one is function overloading and operator overloading, और पॉलीमॉर्फिज्म के रन टाइम में आते हैं वर्चुअल फंक्शंस। अभी ये हम सब बताऊंगी मैं आपको। अच्छा, अब एक टर्म आती है डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक का मतलब होता है आपका
चेंज होना। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या कहा था कि फंक्शन के नाम सेम होंगे बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, यही बोला था ओवरलोडिंग में। और ओवरराइडिंग में क्या मतलब होता है इसका? ओवरराइडिंग में इसका मतलब है कि फंक्शन के नेम तो सेम है बट आपके क्या नाम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम ही होंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो इसका मतलब है डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब सॉरी ओवरराइडिंग का मतलब कि फंक्शन के नेम तो सेम होंगे बट जो उनके पैरामीटर्स होंगे वो भी सेम होंगे। समझ आ गया बेटा दोनों में डिफरेंस? यस मैम। ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम शुड बी सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, बट इन ओवरराइडिंग फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स बोथ आर सेम। ठीक है, और जो आपका डायनेमिक बाइंडिंग है, जो ओवरराइडिंग आता है वो किस में आता है? आपका रन टाइम में। और लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका कंपाइल टाइम में आता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बाइंडिंग मैम क्या बोला, एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैं बोल रही हूँ कि जो आपका लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ओवरलोडिंग वाला, वो आपका कंपाइल टाइम में होता है। अगर कोई आपसे पूछता है एग्जांपल कंपाइल सॉरी ये कंपाइल टाइम का कोई एग्जांपल दो, तो आप कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। और अगर कोई आपसे पूछता है रन टाइम का कोई एग्जांपल दो, तो आप कहेंगे ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन का नाम भी सेम होगा और उसमें जो पैरामीटर पास कर रहे हो वो भी सेम होंगे। और ओवरलोडिंग में क्या था? फंक्शन का नाम तो सेम था पर जो उनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट थी वो क्या थी? डिफरेंट थी, अलग अलग थी। समझ आया दोनों में डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। अब देखिए बाइंडिंग आपकी टू टाइप्स की होती है, वन इज अर्ली बाइंडिंग और दूसरी होती है लेट बाइंडिंग। तो आप इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। फंक्शन ओवरलोडिंग कह सकते हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कह सकते हो, अर्ली बाइंडिंग कह सकते हो। और इसी तरह से जो रन टाइम में आपका होता है वो होता है वर्चुअल फंक्शंस, जिसको आप लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो अर्ली बाइंडिंग में, तो वो डायरेक्टली क्या होता है? लिंक हो जाता है आपके फंक्शन से। लेट बाइंडिंग में क्या होता है? ये हमेशा अर्ली बाइंडिंग का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था अर्ली बाइंडिंग का वो हम क्या नाम है, कंपाइल टाइम भी बोलते हैं। और कंपाइल टाइम में क्या होता है? जब आप अपना ऑब्जेक्ट या अपना कोड लिखते हो दैट इज योर कंपाइल टाइम। और लेट बाइंडिंग या फिर आपका रन टाइम जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, उस टाइम पे डिसाइड करता है कंपाइलर किस फंक्शन को क्या टास्क परफॉर्म करना है। और अर्ली बाइंडिंग में हमें पता है हमें क्या करवाना है अपने फंक्शन को। अब देखिए एक टर्म आती है वर्चुअल फंक्शन। A virtual function is a member function which is declared within a base class and is redefined by a derived class. When you refer to a derived class object using a pointer or a reference to the base class, you can call a virtual function for that object and execute the derived class's version of the function. देखिए वर्चुअल फंक्शन क्या होता है आपका? ये हमेशा आपका ओवरराइड के टाइम पे काम करता है। वर्चुअल फंक्शन आपका बेस क्लास में होता है और उसी फंक्शन को हम डिराइव कर सकते हैं। अभी इसकी मैं फंक्शनैलिटी बताती हूँ आपको कैसे है। पहले ये देख लो, वर्चुअल फंक्शन इंश्योर्स दैट द करेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ रेफरेंस। अच्छा, जो भी हम इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं या जो भी हम वैल्यू कॉल करते हैं वो किसके थ्रू होती है? आपके पॉइंटर के थ्रू होती है। ठीक है, इसमें आपका पॉइंटर के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस करते हैं।
अभी तो मैं आपको पहले इसका वो बता देती हूँ। ये है फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या किया हमने, ये देखिए बेस क्लास में हमने एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया और उसी को हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। अभी तो हमने क्या नाम है सिंपल बनाया है, इसमें सिर्फ हमने ये दिखाया है कि यहाँ पे हमने सेम फंक्शन बनाया और उसके आर्ग्यूमेंट भी हमने क्या किया है, सेम है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया तो यहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग। ये फंक्शन का नाम भी सेम है और जो उसके अंदर पैरामीटर है वो भी सेम है। अगर या तो मैं दोनों में कुछ कुछ दूंगी, नहीं तो दोनों में ही कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, अब देखिए अब मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, पहले मैं आपको मैम फंक्शन थोड़ा क्या हेलो क्या मैम हाँ मैम फंक्शन को थोड़ा रिपीट कर दीजिए मैम, फिर से मैम नेटवर्क इशू था मैम, इसलिए समझ में नहीं आया। कौन सा फंक्शन रिपीट करना है बेटा? जी मैम जो अभी बता रहे थे मैम, जब ये प्रोग्राम पे आए थे मैम, मेरा अच्छा, नेटवर्क इशू था, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को। कुछ नहीं है इसमें, बस मैंने ये बताया है आपको कि जो आपका ये फंक्शन है ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमें कैसे पता चला कि ओवरराइड कर रहा है? देखिए आपकी बेस क्लास में नाम प्रिंट है और डिराइव्ड क्लास में भी नाम प्रिंट है फंक्शन का, और इसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, इसमें भी नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम नाम और सेम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये क्या चीज हो गई, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग को अचीव कर रहे हैं। क्लियर है? मैम तो इसमें एक बार में एक ही प्रिंट होगा? क्या चीज? वही अब मैं बता रही हूँ ना आपको। अब इसमें मुझे जो बताना था, इसमें मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया मैम था। डिराइव क्लास भी तो बेस क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट हाँ, करता है, बिल्कुल तो करता है, नहीं बिल्कुल करता है। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट का अब ये देखो ना, ये वाला तो है ही इसका फंक्शन जो था प्रिंट, अब उसने उसको इनहेरिट किया है तो ये वाला भी यहाँ पे आ चुका है, तो दो दो वॉइड प्रिंट हो गए। इसका मतलब समझ आया आपको? क्योंकि इसकी अपनी प्रॉपर्टी तो कुछ है ही है, बाकी ऊपर से भी उसने इनहेरिट किया है उसको। यस ठीक है, अब देखिए मैंने ना एक बनाया था वर्ड में, एक बनाया था तो प्योर है, पता नहीं मेरी कहाँ चली गई है फाइल्स। कल मैंने सर्च कर लो ना। अरे सर्च से भी नहीं मिल रहा ना बेटा, सर्च से भी नहीं आ रही है वो चीजें मेरी। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लो उसमें मैम। भी नहीं था मेरा, देख तो लिया था मैंने। हम अगर डिलीट कर दिए तो मैम रिसाइकिल डिलीट नहीं किया ना मैंने, डिलीट भी नहीं किया। डिलीट किया होता तो रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर लेते। एक बारी एक्सेल ऑन करना, एक बारी एक्सेल अपना ऑन करना। क्या करूं? चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपको, अच्छा जब आपको कोई अब वर्चुअल क्या होता है आपका? वर्चुअल मतलब, वर्चुअल का मतलब होता है आपका, सपोज एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज यहाँ मैंने एक मेरी कोई क्लास है, एक मेरी यहाँ क्लास है और एक मेरी यहाँ क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक नाम स्टूडेंट नाम का बेस क्लास,
फिर हमारी एक ड्राइव क्लास है एग्जाम और प्रोजेक्ट, और यहाँ मेरी एक और ड्राइव क्लास है दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। इसका मतलब है ये क्लास इसको डिराइव कर रही है, ये क्लास इसको डिराइव कर रही है, और इससे आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है और इसको आप यहाँ कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए इस फिगर को। क्या कहती है ये फिगर? ये आपकी स्टूडेंट जो है, ये आपकी क्या है, बेस क्लास है। एग्जाम और प्रोजेक्ट ये क्या है, इस स्टूडेंट की डिराइव्ड क्लास है, और ये रिजल्ट क्या है, वो एग्जाम और प्रोजेक्ट की से डिराइव्ड किया है रिजल्ट को। तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एग्जाम के पास आएंगी और प्रोजेक्ट के पास भी आएगी। आएगी नहीं आएगी? यस मैम। एग्जाम के Yes, पास और ma'am. प्रोजेक्ट के पास, दोनों डिराइव्ड क्लास के पास इसने क्या किया, दोनों ने इनहेरिट किया इस स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को। अब एग्जाम, अब जो रिजल्ट आपकी क्लास है उसने एग्जाम की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट किया, प्रोजेक्ट की क्या नाम है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, प्लस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट किया। किया या नहीं किया? यस मैम किया। यस मैम। डायरेक्टली नहीं किया उसने स्टूडेंट को, बट एग्जाम और प्रोजेक्ट ने तो किया। पर जब उसने इसको डिराइव किया तो एग्जाम वाली और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज तो रिजल्ट के पास आएंगी प्लस स्टूडेंट वाली भी आएंगी। ठीक है, तो Yes. अब देखिए रिजल्ट के पास दो कॉपी पहुंच गई स्टूडेंट डिटेल की। पहुंची या नहीं पहुंची? प्रोजेक्ट से भी पहुंच गई एक कॉपी और एग्जाम से भी पहुंच गई एक कॉपी। यस मैम। ठीक है, तो जब आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि एक ही क्लास में दो तीन कॉपी किसी चीज की मिल रही है, तो वो चीज ना हो, हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन का, प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। समझ आया? जब एक ही क्लास में एक ही जैसी चीज मुझे कई बार मिल रही है, उसकी कई सारी कॉपीज मिल रही हैं, तो उस चीज को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। समझ आया या नहीं आया इसका मतलब? ये एक बार और बता दीजिए। एक और बार बता दो मैम, इस एग्जांपल में वर्चुअल फंक्शन क्या हुआ? अभी बता दो फिर से। देखिए, ये स्टूडेंट हमारी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, और ये इसकी चाइल्ड क्लास है, एग्जाम है, प्रोजेक्ट, और इन दोनों का चाइल्ड है रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एग्जाम और जो प्रोजेक्ट आपकी डिराइव्ड क्लास है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी प्लस उसकी पास स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब जो स्टूडेंट की डिटेल है वो एग्जाम के पास भी है और प्रोजेक्ट के पास भी है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज को क्या किया है, इनहेरिट किया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक रिजल्ट आपकी क्या है, क्लास है, जिसने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट किया है, एग्जाम की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट किया है, प्लस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट किया है। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज डायरेक्ट इनहेरिट नहीं किया, बट एग्जाम और प्रोजेक्ट जब इससे इनहेरिट हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज भी तो इसके पास आएगी, रिजल्ट के पास आएगी नहीं आएगी? यस मैम। अब देखिए एग्जाम के पास भी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी थी और प्रोजेक्ट के पास भी इसकी प्रॉपर्टी थी। जब रिजल्ट के पास वो प्रॉपर्टीज आई तो प्रोजेक्ट ने भी स्टूडेंट की डिटेल दी और एग्जाम वाले ने भी स्टूडेंट की रिजल्ट क्या नाम है प्रॉपर्टीज दी। तो हमें तो चाहे तो वो एग्जाम दे देता चाहे प्रोजेक्ट दे देता, कोई एक ही चाहिए थी हमें तो कॉपी उसकी, पर मुझे क्या मिल गई, दो कॉपीज मिल गई एक ही स्टूडेंट की। तो उससे मुझे क्या फायदा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं कि हमें सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज नहीं चाहिए सेम चीज की। यस और नो?
यस मैम। ठीक है। जरूरी भी तो नहीं है कि सेम ही प्रॉपर्टीज उतरेंगी, अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं उतरती। मतलब जैसे समझे नहीं, बोलो। मीन्स एग्जाम की क्लास को कुछ अलग प्रॉपर्टी मिली हो, प्रोजेक्ट जैसे इनहेरिट का तो मतलब ही वही है ना बेटा, कि उसकी प्रॉपर्टीज जो भी है वो आपको जब आपने इनहेरिट किया है तो इसका मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज को आपने इनहेरिट किया है। ओके मैम। ठीक है। अब उसके बाद हम तो हम इनहेरिट करेंगे, जैसे स्टूडेंट क्लास है जिसमें उसका नेम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, और एग्जाम क्लास है उसमें भी यही होगा, लेकिन मार्क्स तो अलग होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे तो प्रोजेक्ट में मार्क्स हो गए, उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई मार्क्स, पर जो नेम एनरोलमेंट नंबर वो उसने बेस क्लास से ले लिया, तो मैं बार बार क्यों लिखूं उस चीज को। ओके। अच्छा, अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है इसमें, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्योर वर्चुअल फंक्शंस के 2 पॉइंट्स लिखे हैं। इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी यूज इन द बेस क्लास, मतलब कि जो आप वर्चुअल क्लास बना रहे हैं, ठीक है, जो आप वर्चुअल क्लास बना रहे हैं तो उसमें आपको उसकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी डेफिनेशन हम हमेशा डिराइव्ड क्लास में करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। अच्छा, इस टर्म को भी सुन लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जहाँ पे आप एक तो ये ध्यान रखना, जो प्योर वर्चुअल है वो हमेशा बेस क्लास में बनेगी आपकी, प्लस उस पूरी क्लास को हम क्या कहते हैं, जब आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है, जिस क्लास ने वर्चुअल फंक्शन कंटेन किया है, उसी क्लास को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक वो बता रही हूँ। पहले तो इसका सिंटैक्स समझ लो, मैंने पता नहीं मेरी वो स्लाइड्स कहाँ चली गई। सिंटैक्स क्लास नेम वर्चुअल टर्म टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0। ये आपका हमेशा ये ध्यान रखिएगा, यही क्या है आपका, ये पूरी डेफिनेशन किसकी है, ये पूरा प्रोटोटाइप किसका है आपका, प्योर वर्चुअल फंक्शन का। ये वर्चुअल फंक्शन जो इक्वल टू 0 आपको देना है, ठीक है। इसी को अगर मैं एग्जांपल में लिखती हूँ तो आप क्या लिखेंगे, क्लास, नाम मैंने ए दे दिया और यहाँ मैंने लिख दिया वर्चुअल वॉइड। आपकी स्क्रीन स्टक हो रखी है, अब आ गई। डिस्क इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बेस क्लास में अपना वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इक्वल टू 0 हमेशा आपको यूज करना पड़ता है प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ, ठीक। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। अच्छा, मैं ना आपको
यही बना देती हूँ मैं। आप लिखना भूल गए थे बेटा, आप यहाँ पे ला दो, आप लो। मैम ऊपर सेमी कॉलन मिसिंग है। भी कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज किया है। प्योर वर्चुअल फंक्शन टर्म यूज कर रही हूँ बार बार, प्योर। अभी वर्चुअल नहीं किया, मैंने प्योर किया है। तो प्योर को हमेशा इक्वल टू 0 से, जहाँ पे इक्वल टू 0, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि आपको बेस क्लास में सिर्फ उसको प्रोटोटाइप डिफाइन करना होता है और उसका जो डिटेल होती है वो हमेशा हम डिराइव्ड क्लास में उसकी डिटेल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने वॉइड डिस्प फंक्शन बनाया, यहाँ पे भी वॉइड डिस्प फंक्शन बनाया और क्लास सी में भी वॉइड डिस्प फंक्शन बनाया। कोई पैरामीटर ना, हाँ बोलो मैम इक्वल टू 0 को दिया है उसमें, ये इसका सिंटैक्स है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। अच्छा ठीक है। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखिए फंक्शन तीनों में, डिराइव्ड में भी फंक्शन नेम सेम है और बेस में भी सेम है और तीनों में ही हमने आर्गुमेंट पास नहीं किए। तो यही होता है ना आपका कि तीनों ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है। तो ओवरराइड में क्या होता है, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट सेम होने चाहिए। तो हमने इस तरह से किया। और देखो अगर आप यहाँ पे डिस्प फंक्शन को अगर आप यहाँ डिफाइन नहीं करते यहाँ पे, और क्या कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन की बेस क्लास में सिर्फ आप उसकी प्रोटोटाइप को डिफाइन करते हो और जो उसकी डिटेल जो देते हो कि वो फंक्शन को क्या टास्क परफॉर्म करना है वो आप हमेशा डिराइव्ड क्लास में देते हो। तो इसीलिए मैंने दोनों डिराइव्ड क्लास में डिस्प फंक्शन का टास्क लिखा है, सी आउट या जो भी आपको फंक्शनैलिटी देनी है। अगर मैं यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी नहीं देती, यहाँ पे अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी नहीं देती, सिंपल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती, तो ये क्या कहेगा, ये इसको भी क्या समझेगा, ये भी आपका वर्चुअल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्चुअल है तो यहाँ पे भी वर्चुअल है। अगर जैसे ही आप इसको डिफाइन कर देते हो, इसके टास्क परफॉर्म करवा देते हो, तब वो
आपका डिराइव क्लास होगा, नॉर्मल क्लास होगी। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद अब रह गया आपका वो क्या नाम है, वर्चुअल। वर्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम एक्सेस करते हैं अपने किसी भी क्लास के, तो वो हमेशा किस तरह से एक्सेस होता है आपका, वो हमेशा एक्सेस होता है आपका पॉइंटर के थ्रू। ये ध्यान रखना है, जहाँ पे पॉइंटर कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, इसका मतलब वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आपका वर्चुअल फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक आध एग्जांपल मैं शाम की क्लास में आपको बता दूंगी। अब मैं थोड़ा सा आपकी अटेंडेंस पे फोकस कर देती हूँ।